प्रोफेसर रविकांत साहब, आपसे भी जरा एक शुरू की टिप्पणी ले लें। एक तो आपसे पूछे कि आज क्या जाड़ा खत्म हो गई तो टोपी वो रख दी गई, अब अगली जाड़ा में निकलेगी? क्योंकि एक वो भी इंडिकेशन है, मैं भी हाफ स्लीव्स में आ गया। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जो इस वाले उसमें कहा गया है कि सोशल इंजीनियरिंग को बिल्कुल पक्का कर दिया गया, मतलब अपर कास्ट को 18 से 14 पे ले आए, मतलब राजपूत ब्राह्मण, दलित को 8 9 थे तो 10 कर दिए, कोई कह रहा 8 कर दिए, 22 ओबीसी हो गए। ये सब जो गणित है ये 2024 के लिए है, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जातिवाद नासूर है और उसके बाद इसी को इतनी बात करते हैं, जातिवाद 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 सुबह से शाम तक। ये क्या है? ये जो अभी जो बैलेंसिंग हुई है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? बेबी रानी मौर्य को नहीं बनाया जी। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद नहीं करती, उसके विरोध में है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ और छद्म कुछ हो नहीं सकता है। वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सोशल इंजीनियरिंग वो करते हैं। उन्होंने पिछड़ों में, दलितों में जो भी दूसरी जातियों के खिलाफ नाराजगी थी, वो उसको गोलबंद करने में कामयाबी हासिल की है। 14 में उन्होंने कुछ और किया, 17 में थोड़ा अलग ढंग से किया, और इस चुनाव में उन्होंने बिल्कुल अलग ढंग से वो इंजीनियरिंग की है। और साथ ही साथ इसमें अब उन्होंने अगर ओबीसी के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी है, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने जो इस चुनाव में ओबीसी जातियों की गोलबंदी की थी, उसको सीधे उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और एक पॉलिटिकल पार्टी को ये समझदारी दिखानी चाहिए, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत आगे दिखाई पड़ती। दूसरी तरफ अगर आप मंत्रिमंडल को ही देखें, अनिल राजभर का जिस तरह से उन्होंने कद बढ़ाया है, वो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को सीधे उन्होंने सामने रखा है। बेबी रानी मौर्य को वो कैबिनेट मंत्री उन्होंने बनाया है, तो मायावती की जो राजनीति खत्म हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो दलित राजनीति के वैक्यूम को, और इस मंत्रिमंडल में 3 जाटव मंत्री हैं, जबकि जाटवों के अतिरिक्त जो दलित जातियों के लीडर हैं, उनमें से केवल एक एक जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। इसके पहले जाटवों को प्रतिनिधित्व कम मिलता था, जो खटीक है, कोरी है, पासी है, इनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता था। इस बार केवल एक एक मंत्री उन्होंने शामिल किया है, वो भी राज्य मंत्री। तो और लेकिन जो सवर्ण हैं, वो कैबिनेट में आप देखिए, कैबिनेट मंत्री तो ज्यादातर वही है, सवर्ण है। उसमें जो ओबीसी के लोग हैं, बेबी रानी मौर्य को अगर हम छोड़ दें, तो उसमें निषाद पार्टी के और अपना दल के लोग हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के तो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया उसमें बड़ी तादाद में है। तो उन्होंने अपने हिंदुत्व के उस पूरे एजेंडे को सामने रखा है। सवर्णों को वो किसी तरीके से ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि उनको उस तरह का प्रतिनिधित्व और सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ टोकन है जो दलितों में और पिछड़ों में। हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित और पिछड़े के एजेंडे पर काम नहीं होता है। उनकी नीतियां उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए नहीं बनती, बल्कि इस समय उत्तर प्रदेश में पिछले भी सालों में हमने देखा, वो केंद्र सरकार से लेकर के यूपी की सरकार तक, जहां आरक्षण को लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है, जहां सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, शिक्षण संस्थानों को बहुत कमजोर किया जा रहा है, एनईपी के नाम पर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके नाम पर, या यूजीसी के जो तमाम रूल्स आ रहे हैं, उसके आधार पर जो हाशिए के समुदाय हैं, जो गरीब तबका है, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, इनको शिक्षण संस्थाओं से बाहर करने की पूरी कोशिश चल रही है। क्योंकि आप जेएनयू को आप देख लीजिए, लगातार टारगेट पर रखा है उन्होंने, या डीयू है या दूसरे और जो शिक्षण संस्थान है, वहां पर जो 2005 के बाद खास करके जो ओबीसी के बच्चे आए हैं और अध्यापक आए हैं, वो एक नई राजनीतिक चेतना दिखाई पड़ती है इन तमाम विश्वविद्यालयों में। वो आज फूले, अंबेडकर, बिरसा, इन सब की बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले की बात कर रहे हैं। तो उस वजह से इस हिंदुत्व की राजनीति को एक बड़ी चुनौती इन शिक्षण संस्थानों से मिल रही थी, और इसलिए इन्होंने उनको एक तरह से किनारे करने के लिए वो पूरा काम चल रहा है, वो पूरी नीतियां बन रही हैं। केवल मंत्रिमंडल में कुछ जगह दे करके, कुछ आप मुखौटे दे करके आप ये साबित करेंगे कि आप बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है, और इस आधार पर ही आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, देखिए ये सब हो रहा है। बाकी राशन है ही जिसको आपको करना है, लोगों के एस्पिरेशन खत्म कर दिए हैं। जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी है, उसकी
आकांक्षाएं खत्म कर दी गई है कि आप भी पढ़ लिख सकते हैं, आपको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपका भी डेवलपमेंट हो सकता है, ये सारे एस्पिरेशन खत्म कर दिए। दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में सबल तबका भी है, तो उसको जिस तरह से उसका दमन किया जा रहा है, वो चूंकि उसमें महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो बदलाव का वाहक होता है, तो उसको आप जमींदोज कर दीजिए और उसको एक तरह से इस पूरे चुनावी लोकतंत्र में अविश्वसनीय बना दीजिए। क्योंकि बैलेट पेपर की आप गिनती देखिएगा, जिसमें अखिलेश यादव 300 से ज्यादा सीटें, अगर केवल बैलेट की बात करें तो उसमें उनको बढ़त हासिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जो ईवीएम है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिली है। तो उस मिडिल क्लास को आप उसका दमन करिए और जो गरीब तबका है उसकी आकांक्षाओं को खत्म कर दीजिए। ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये तो केवल मुखौटे हैं, दिखाने भर के लिए है। राजनीति हिंदुत्व की हो रही है और वही चलेगी। मैं प्रोफेसर रविकांत साहब आपके पास एक और चीज के लिए, मैं आपसे जब बात करूंगा तो एक बहुत बड़ा वंचित वर्ग रहा है महिलाएं। ऐसा मोदी जी क्लेम करते हैं, ऐसा बीजेपी क्लेम करती है कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया मोदी जी को। सारे सर्वेज जो हैं वो बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं मोदी जी को देख के, उनको लीडरशिप देख के बीजेपी। लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तो 2017 की जो कैबिनेट बनी थी उसमें टोटल 5 लोग थे। रीता बहुगुणा जी कैबिनेट थी, बाकी 4 और मंत्री थी। उसके बाद रीता बहुगुणा जी लोकसभा जीत गई और वो कोई किसी को फिर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया 2019 के बाद। इसमें केवल 4 महिलाएं हैं, एक कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार और 2 राज्य। आपको नहीं लगता है कि मतलब महिलाओं की अनदेखी की गई? ये थोड़ा इट वॉज डिमांडेड, और खास करके उस वातावरण में जब लड़कियों लड़ सकती हूँ, एक तरफ प्रियंका गांधी ने 40% लोगों को टिकट भी दिया, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक और ज्यादा होना चाहिए था प्रोफेसर साहब। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं कि और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे सवाल लगता है कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर के उनकी नौकरी के लिए अगर नीतियां बनती हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन समस्या ये है कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसमें स्त्रियां भी दोयम दर्जे की मानी जाती है। लव जिहाद जैसा कानून आया तो वो क्या था? वो स्त्रियों के अधिकारों का एक तरह से वायलेशन था कि कोई लड़की वो अपनी मर्जी से प्रेम नहीं कर सकती, विवाह नहीं कर सकती। तो ये वहां है ही नहीं, वो उस आइडियोलॉजी पर है ही नहीं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को सिर्फ वोटर बनाए रखना, चाहे वो स्त्रियां हो, दलित हो या आदिवासी हो या जो भी हाशिए के समुदाय हैं, उनको वोटर के रूप में केवल बनाए रखना। या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में जब वो मुसलमानों के खिलाफ जब नफरत पैदा करते हैं तो क्या वो दलितों का उत्थान चाहते हैं या वो महिलाओं का उत्थान चाहते हैं? उनका मकसद सिर्फ होता है कि एक तो दंगों में इस्तेमाल करना और दूसरा उनको केवल अपना वोटर बनाए रखना। और ये बात मैं पूरा उदाहरण के साथ कह रहा हूं। आप याद कीजिए 2002 के गुजरात दंगों में पोस्टर बॉय कौन था? वो एक जाटव बिरादरी का था। वो 2019 तक उसी स्थिति में रहा कि जूतों पर पॉलिश करता था और फटे हुए जूते सिलता था। उसका कोई उत्थान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो दंगों में इस्तेमाल होंगे और उनका वोट हासिल किया जाएगा, इसके अलावा और वहां कोई दूसरी मंशा होती ही नहीं है। हाँ, टोकनिज्म के नाम पर बेबी रानी मौर्य है या दूसरी महिलाएं हैं, उनको लाया गया है। लेकिन चूंकि मोदी जी जिस तरह से या योगी जी महिलाओं को प्रभावित करते हैं, उसके 2 बड़े रीजन हैं। पहली बात तो यह है कि एक राशन वाला करण बताया जा रहा है, हालांकि मैं उससे उतना मुतमईन नहीं हूं। उसमें बहुत थोड़ी संख्या है कि कोई घर की एक बहुत बुजुर्ग महिला हो जो जिसने नमक खाया हो, और जब मोदी जी ये कहने लगे कि साहब आपने नमक खाया है, मैंने तो आपका खाया, मैं हमेशा आपका रहूंगा, तो लोगों की जो अपनी नैतिकता है, कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की जो ईमानदारी है, उसको आप भुना रहे। दूसरी तरफ जो देवत्व ओढ़ रखा है मोदी ने और योगी ने, जो उनका अपना चोला ही उस तरह का है, महिलाएं आमतौर पर धार्मिक ज्यादा होती, तो वो उस नाते कि साहब वो राम के नाम पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप केवल यही उनके भीतर दिन भर टेलीविजन देखती है ना, काम करने के उपरांत जो भी वक्त मिलता है उसमें टेलीविजन देखना है, कुछ सीरियल देखना है। बीच बीच में जो करोड़ों रुपए का जो विज्ञापन आता है उसमें महामानव मोदी, महामानव योगी की जो छवियां दिखाई जाती हैं, उससे वो हिप्नोटाइज होती हैं एक तरह से।
तो वो एक वजह है महिलाओं का वोट देने का बीजेपी का। आप इन्हीं में आप देखिए कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, नौकरीशुदा महिलाएं हैं, उन्होंने कितना वोट दिया है बीजेपी को, या जो बहुत सचेत दलित पिछड़ी महिलाएं हैं उन्होंने कितना वोट दिया। मुझे लगता है पैमाना वो होना चाहिए। ये पैमाना नहीं है कि आप गरीब और जो कमजोर तबका है और जिसकी बहुत एस्पिरेशन जो नहीं बची हैं, आपने जो खत्म कर दी हैं, उनके उदात्त भावनाओं का आप दोहन करके उनको वोट में केवल इस्तेमाल करें। नहीं रविकांत साहब, मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, नीति तो ठीक है लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी तो, मतलब ये कहना कि नीति चलो हम तुम्हारी नीति हम बहुत अच्छी बनाते हैं, अरे भाई महिलाओं को करने तो उनको अपनी नीति, मतलब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन तो। और मैं सारी पार्टी की, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज चर्चा ये हो रही इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली बार 5 थी पिछले 2017 में, आज 4 कर दी गई हैं। मैं इस पे समझना चाह रहा था। नहीं होना चाहिए, मैं उस चाहिए, मैं आपके साथ हूं कि होना चाहिए था। और ऐसी महिला जैसे बेबी रानी मौर्य है, वो राज्यपाल रही हैं, आगरा की मेयर रही हैं, लंबे समय से राजनीति में है, उनको अनुभव है। अगर उनके अनुभव का ही इस्तेमाल कर लिया जाए कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुपोषण की महिलाएं बहुत ज्यादा शिकार हैं। हालांकि वो पूरे भारत की स्थिति है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर है। तो उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अगर नीतियां बनती हैं, उनके जो और अपने अधिकार हैं उनको संरक्षित करने की अगर नीतियां बनती हैं, लेकिन यहाँ पर तो लव जिहाद का कानून बनता है। समस्या तो यहाँ है। तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसे समय तो और भी ज्यादा जरूरत है जब प्रियंका गांधी उस नारे के साथ आई और उन्होंने बाकायदा अपने उस वादे को पूरा किया। लेकिन है ये कि जब वोटर ने उनको पसंद ही नहीं किया, उनका जो वोट परसेंटेज था वो घट गया बहुत ज्यादा, तो फिर क्या परवाह करना है। आप राशन के नाम पर, या जो संजय निषाद ने जो कहा कि साहब राशन, अनुशासन और एक और उन्होंने टर्म दिया था कि इन 3 के आधार, सुशासन, अब ये कौन सा सुशासन है, कौन सा अनुशासन है, और ये राशन, इनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। तो उनको दलित पिछड़ों के केवल टोकन के रूप में उनके चेहरे को दिखा देना है, बाकी नीतियां तो नहीं बननी है। प्रोफेसर साहब, 2 आपसे तो हैं, एक तो हमारे शिवहरी जी हैं, उनका एक प्रश्न है। सर, निषाद पार्टी के कोटे से संजय निषाद, अपना दल से आशीष जैसे नेता मंत्री बने हैं, टिकट भी ज्यादातर सवर्ण और सक्षम लोगों को मिला है, ऐसे में इन जाति पार्टियों का क्या भविष्य दिखता है? एक ये, और मेरा आपसे एक और प्रोफेसर साहब एक है, एक अजीब, मतलब मुझे दुख इसलिए हो रहा है, एक मुस्लिम को उन्होंने, एक मोहसिन रजा को ड्रॉप करके एक दानिश जी को बनाया है जो अंसारी हैं बलिया के, वो सुन्नी है प्राइमरली, वो शिया सुन्नी का जो भी उनका था, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन और कोई विमर्श नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई, आप कहीं मीडिया पे देख रहे हैं कोई बात भी कर रहा है इस पे? मतलब ये मान लिया गया है कि ये जो 19-20% हैं उत्तर प्रदेश के, इनको ऐसे ही रहना है, इनसे कोई कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्रोफेसर साहब, देखिए सिंह साहब, भारती जी ने बहुत अच्छी बातें कही है, मैं थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ इसी प्रश्न के संदर्भ में। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो हम सब इस बात को जानते हैं कि इस समय विपक्ष उस तरह से सक्रिय नहीं है, उस तरह से समझदार नहीं है जैसी हम उम्मीद करते हैं, या जैसे पिछले समय में रहा है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते, बहुत बड़ा सरकार का प्रतिपक्ष मीडिया होता है, जो संवैधानिक संस्थान है वो अपना काम करते हैं, और नागरिक समाज। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो नागरिक समाज है वो अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे लोग खामोश हो गए या उन्होंने पाला बदल लिया, और उनकी जो भी चिंता है, हमारी आपकी, वो चिंता है इस देश के संवैधानिक लोकतंत्र को बचाए रखने की, नागरिक अधिकारों को बचाए रखने की, अभिव्यक्ति की आजादी को बचाए रखने की, जन आंदोलनों को बचाए रखने की। ये एक विपक्ष की भूमिका होती है। अब अभी महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन किया, वो भी लेकर के आए सिलेंडर की कटआउट, और उन्होंने भी बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन किया, लेकिन मीडिया में कितनी जगह उनको? क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं, आज के 10 साल पहले कभी ऐसे होता था कि एक विपक्ष के नेता को ये मीडिया उसको प्रश्नांकित करती हो उस ढंग से, उसकी समझ पर ही सवाल खड़ा करती हो, या उसको एक टाइप करेक्टर में तब्दील कर देती हो? ऐसा कभी आपने मीडिया को नहीं देखा होगा। हाँ, मीडिया पर प्रतिबंध भी लगे करुण, लेकिन बावजूद इसके
मीडिया के लोग मुखर होते रहे हैं, कुछ खामोश हुए लेकिन अधिकांशतः अपनी भूमिका को अदा करते रहे। इसलिए मैं इस बात को भी जोड़ना चाहता हूं कि विपक्ष का मतलब सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते हैं। विपक्ष का मतलब वो समूचा तंत्र है जिसकी बड़ी भूमिका एक लोकतंत्र में होती है। दूसरी तरफ जो आपका सवाल था, जो जिन सज्जन ने पूछा था कि जो जातीय राजनीति है, मुझे लगता है कि इससे जातीय राजनीति और ज्यादा मुखर होगी। कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट खड़ा किया था उसमें उन्होंने जो दलित और पिछड़ी जातियां थी उनके तमाम आइकॉन्स उन्होंने उभार करके इतिहास से उनको संजो करके और वो सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया था, उन तमाम जातियों को गोलबंद किया था और उसके परिणाम स्वरूप बीएसपी ने सत्ता भी प्राप्त की। लेकिन 2007 से 12 के बीच में जब मायावती बहुजन से सबजन की तरफ जाती हैं और अपने नेताओं को वो तवज्जो नहीं देती है, जो सुप्रीमो कल्चर आया उस वजह से तमाम जो छत्रप थे, जातियों के जो नेता थे वो निकल करके आते हैं और वो अपने अपने राजनीतिक दल बनाते हैं। इन राजनीतिक दलों को अधिक मजबूत करना और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाने में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही और उन्होंने उसके बाद अपने में गोलबंद किया, उनको उन गठबंधन किया, उनको अधिक सीटें दी, जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बेहतर है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रबल किया और उनका इस्तेमाल किया और साथ ही साथ जो उनकी कभी डिमांड्स हो, जैसे निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी की ये बहुत बड़ी डिमांड रही है और स्वयं संजय निषाद जो निषादों के बीच में जाकर के ये कहते थे कि हम आरक्षण से नीचे किसी बात पर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वही संजय निषाद कैबिनेट के पहले ये कहते हैं कि साहब हमारे लोग तो ये चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम बने। क्या वास्तव में निषाद बरादरी के लोग संजय निषाद को डिप्टी सीएम देखना चाहते थे या वो रिजर्वेशन के सवाल पर उनके साथ आए थे? तो ये जो छलावा हो रहा है वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विभिन्न और जातियां हैं वो जातियों की पार्टियां ज्यादा मुखर होंगी और उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को करना आता है। उनके पास पैसा है, उनके पास रणनीति है, उनके पास वो और भी तमाम चीजें हैं जिसके बलबूते वो उनको अपने साथ जोड़ करके वो लगातार फेंटते रहते हैं। जैसे ताश के पत्तों को फेंटा जाता है, आज उन्होंने अनुप्रिया के साथ किया, कल वो किसी और के साथ करेंगे, अगर इनकी ज्यादा दिक्कत होगी तो इनको छोड़ देंगे। ये सब चीजें उनको करनी आती हैं। हाँ, यहाँ पर विपक्ष के साथ जो समस्या है कि उसे गोलबंद करने में तकलीफ होती है या वो अपने नेतृत्व को लेकर के बहुत आशंकित रहते हैं। अखिलेश यादव के उस पूरे गोलबंदी को आप देखिए कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को तो थोड़ा सा तवज्जो दी, लेकिन वो जयंत चौधरी को उन्होंने बहुत जरा तवज्जो नहीं दी, मंचों पर नहीं ले आए। केशव मौर्य हो या स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बाद में इस्तेमाल नहीं किया, स्वयं शिवपाल यादव। तो ये जो डर है विपक्ष के नेताओं में कि साहब कोई नेता बन जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी जातियों के नेता पहले बनाती है और उनका बेहतर इस्तेमाल करती है और उनके नीचे 4-5 और नेता पैदा करती है, ताकि जब इनको हटाना हो या इनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इनको हटा करके और दूसरे नेता पैदा करना है। जैसे इसी आप मंत्रिमंडल में देखिए, अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया है। ये सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर का विकल्प खड़ा करना है और मजबूत विकल्प खड़ा करना है। बेबी रानी मौर्य को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया, तो मायावती की उस पूरी राजनीति को के वैक्यूम को भरने की कोशिश है। ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत कामयाब है और उसके पास रणनीति है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ता हूं कि सरकार का काम केवल चुनावी मुद्रा में बने रहना नहीं है। जब आप चुनाव जीत करके आते हैं तो 5 साल आपको काम करना होता है। पहले आमतौर पर यह होता था कि आखिरी के 1 साल में वो लोक लुभावनवादी नीतियां ज्यादा लागू होती थी, पब्लिक को और ज्यादा एक तरह से लाभान्वित किया जाता था कि अब हमें उनका वोट हासिल करना है। लेकिन 4 साल तक बिना किसी भेदभाव के वो सरकारें काम करती थी। आज की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की रही हो या दूसरे और राज्यों की हो, क्या वो जनता को डिलीवरी देते हैं? वो बिना किसी भेदभाव के क्या वो सरकार चलाते हैं? मुझे लगता है कि उससे ज्यादा उनकी जो नीतियां होती हैं वो होती हैं कि कैसे हमें अगले चुनाव में सफलता अर्जित करनी है। अगर यही उनकी मंशा होती, ठीक है, एक मुस्लिम को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो उसके पीछे मूल वजह यह है कि एक टोकन के रूप में हमने दिखा दिया कि साहब धर्मनिरपेक्ष तो हम भी हैं। वो एक आप चोला ओढ़ लें कि देखिए साहब हम संविधान का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी
मैसेज देते रहे कि देखिए मुसलमानों को हमने दुरुस्त करके रखा हुआ है, ये उसके लिए है, वो नहीं दे सकते। तो अपनी उस पूरी रणनीति पर लोगों के भीतर जो विभाजनकारी जो पूरी राजनीति है उसको बनाए रखना, मैं समझता हूं कि चुनाव के समय हर राजनीतिक दल विभाजन करता है, लेकिन विभाजन का आधार क्या होता है? आपका डेवलपमेंट होता है कि कोई धर्म होता है या जाति होती है? विभाजन तो अमेरिका में भी होता है।